जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हमने पढ़ना है टॉपिक हाफ लाइफ का। लास्ट लेक्चर का मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दूं। हमने लास्ट लेक्चर में बच्चों क्या पढ़ा था? रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में हमने क्या फाइनल बातें शॉर्टलिस्ट की थी? वो फाइनल बातें जो हमने शॉर्टलिस्ट की थी वो ये कि एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? रेडियो एक्टिव हैं। जो एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव हैं उनके न्यूक्लियाई तीन तरह की इंपॉर्टेंट रेडिएशन एमिट करते हैं: अल्फा, बीटा और गैमा। अल्फा वो रेडिएशन है जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों को चेंज करती है। बीटा रेडिएशन जो है वो सिर्फ एटॉमिक नंबर चेंज करती है। और गैमा रेडिएशन जो है वो किसी पैरामीटर में चेंजिंग नहीं लाती सिवाय एक हाई एनर्जी न्यूक्लियस को लो एनर्जी में कन्वर्ट करने के। तो बच्चों, अब अगर आप ध्यान दें अल्फा और बीटा डिके पर, तो अल्फा और बीटा डिके, लेट से आप मार्केट से एक रेडियो एक्टिव सैंपल परचेज करके ले आए और उसमें जो न्यूक्लियाई हैं वो सारे के सारे न्यूक्लियाई ऑब्वियसली रेडियो एक्टिव हैं। अब अगर किसी एक भी न्यूक्लियस ने लेट से अल्फा पार्टिकल एमिट कर दिया तो वो एलिमेंट तो नहीं रहेगा जो आप मार्केट से लेकर आए थे। सेम इसी तरह किसी दूसरे न्यूक्लियस ने भी कोई अल्फा या बीटा पार्टिकल एमिट कर दिया तो वो सेम न्यूक्लियाई या सेम एलिमेंट का न्यूक्लियाई नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता आपका जो सैंपल है वो किस प्रोसेस से गुजर रहा है? डिके के प्रोसेस से। और डिके के इस प्रोसेस की वजह से वक्त के साथ साथ आपके पास जो आपका ओरिजिनल एलिमेंट है उसके नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो कम हो रहे हैं। अब हाफ लाइफ किस चीज की मेजरमेंट है? देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे कहा कि आपके पास जो ओरिजिनल एलिमेंट के न्यूक्लियाई हैं या एटम्स हैं वो कम हो रहे हैं। अब ये जो कमी है, ठीक है, ये जो कमी है ये बहुत तेजी से आ रही है या बहुत आहिस्ता आ रही है? ठीक है, इसी तेजी और आहिस्ता को अगर हम समझने लग जाएं, अगर ये डिके बहुत तेजी से हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसकी जो जिंदगी है वो बहुत कम है। और अगर ये डिके आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है तो इसकी जो जिंदगी है वो थोड़ी सी लंबी है। ठीक है ना? अब जिंदगी को यहां पर हम थोड़ा और टेक्निकल टर्म्स में ले जाते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ लाइफ। इसको मैं आगे और बेहतर एक्सप्लेन कर दूंगा कि हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट हम क्यों यूज करते हैं। तो हाफ लाइफ, तेजी से डिके होने वाले न्यूक्लियाइज की हाफ लाइफ क्या होगी? शॉर्ट होगी। और आहिस्ता आहिस्ता डिके होने वाले न्यूक्लियाई की हाफ लाइफ क्या होगी? लॉन्गर होगी। अब शॉर्टर टू लॉन्गर में अगर देखें तो बच्चों, ऐसे भी न्यूक्लियाई हैं जिनकी हाफ लाइफ माइक्रो सेकेंड्स में है और ऐसे भी न्यूक्लियाई हैं जिनकी हाफ लाइफ बिलियंस ऑफ ईयर्स में है। और हाफ लाइफ का स्पैम इस टाइम ड्यूरेशन तक मुख्तलिफ एलिमेंट्स, मुख्तलिफ आइसोटोप्स के लिए वेरी करता है। ये आइसोटोप टू आइसोटोप भी वेरी करता है। यूरेनियम 233 की हाफ लाइफ और है, 235 की और है, 238 की और है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, आप हाफ लाइफ के टाइम को किसी भी एक्सटर्नल पैरामीटर की वजह से चेंज नहीं कर सकते। टेम्परेचर, प्रेशर, एनी अदर एक्सटर्नल फैक्टर। जो हाफ लाइफ ऑफ अ सर्टेन न्यूक्लियाई है वो उसकी नेचर पे डिपेंड करेगी, किसी एक्सटर्नल पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करेगी। एंड इट विल रिमेन कांस्टेंट। तो यहां तक इतना हिस्सा आपको अच्छे से समझ आ गया कि हाफ लाइफ की तरफ हमने बढ़ना कैसे। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो न्यूक्लियाई आप मार्केट से लेकर आए हैं वो आपके पास सदाबहार नहीं रहने वाले, वो डिके हो रहे हैं। तो यहां तक जरा ओके रिपोर्ट देते हैं सब बच्चे। चले, दैट्स गुड। अब हाफ लाइफ के टॉपिक में बच्चों, सबसे पहले हाफ लाइफ है क्या? हाफ लाइफ एक टाइम है, वो टाइम जो किसी भी सैंपल को चाहिए है डिसइंटीग्रेट होने के लिए। कितना डिसइंटीग्रेट होने के लिए? हाफ ऑफ द इनिशियल अमाउंट। कोई भी आपके पास सैंपल पड़ा हुआ है तो उसको इतना टाइम चाहिए है कि उसकी प्रेजेंट अमाउंट जो है वो डिके हो सके।
अब उसके बाद फिर उसको इतना टाइम चाहिए है कि उसकी जो प्रेजेंट अमाउंट है, ये प्रेजेंट अमाउंट है ना, उसका भी हाफ डिके हो सके, फिर उसका हाफ, फिर उसका हाफ, फिर उसका हाफ। तो बच्चों ये तो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस लग रहा है, और बिल्कुल ऐसा ही है। ये आगे जाके आप देखेंगे कि ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस ही साबित होगा। तो हाफ एटम्स विद शॉर्टर हाफ लाइफ आर मोर अनस्टेबल। ठीक है ना, हाफ लाइफ कम है तो वो तेजी से डिके होंगे, और हाफ लाइफ ज्यादा है तो वो जरा देर से डिके होंगे। और द हाफ लाइफ ऑफ एन आइसोटोप इज नॉट अफेक्टेड बाय हीट, प्रेशर और एनी अदर फिजिकल मीन। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर इनको चेंज नहीं कर सकता। अब हाफ लाइफ को और थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड कर लें। ये हमारे पास आयोडीन के 8 न्यूक्लियाई हैं, और आयोडीन की हाफ लाइफ टाइमिंग जो है वो 8.04 डेज है। तो होगा क्या कि ठीक 8 दिन बाद, लेट्स से 0.4 को हम नहीं पढ़ते, ठीक 8 दिन बाद हमारे पास प्रेजेंट अमाउंट ऑफ आयोडीन जो है वो 8 की बजाय 4 रह जाएंगे। यानी 8 दिन इसकी हाफ लाइफ है, तो 8 दिन में हाफ ऑफ द प्रेजेंट, में बार बार वर्ड प्रेजेंट बोल रहा हूं, जो प्रेजेंट न्यूक्लियाई हैं वो डिके हो जाएंगे। अब 4 रह गए, 8 थे, फिर 8 दिन का वेट कर लें। 8 दिन के बाद वो सैंपल 4 की बजाय 2 रह जाएगा, 2 के बाद वो 1 भी रह जाएगा। लेकिन बच्चों आपको पता है ये 1 कभी डिके नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हाफ लाइफ बेसिकली एक मैथमेटिकल टूल है सैंपल की एक्टिविटी को समझने का। आप पढ़ते हैं ना कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसा नहीं है कि उसके एटम्स की तादाद जीरो हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि उसके प्रेजेंट एटम्स जीरो हो जाएं, तो फिर आपको उसके लिए कितना वेट करना पड़ेगा? इनफाइनाइट टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। आगे जाके हम इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे कि भाई इनफाइनाइट टाइम क्यों लगता है। तो हाफ लाइफ क्या है? वो टाइम जिसमें प्रेजेंट अमाउंट हाफ हो जाए, प्रेजेंट अमाउंट हाफ हो जाए, दैट इज द हाफ लाइफ टाइम। अब आते हैं लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके पर। ये मैं आपको वैसे सिंपली एक सिंपल मैथ्स में समझा देता हूं। लेट्स से हमारे पास एक सैंपल है, और उस सैंपल के हमारे पास 10,000 एटम्स हैं, और इन एटम्स की तादाद को हम नाम देते हैं एन का। और क्या हो रहा है कि ये डिके हो रहे हैं। अब जो नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स हैं डेल्टा एन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स हैं। ये है लॉ नंबर 1, कि शुरू में जितने ज्यादा एटम्स मौजूद होंगे बच्चों, डिके भी उतने ज्यादा होंगे। वो कैसे? 10,000 है ना, तो एक हाफ लाइफ के बाद कितने सैंपल एटम्स बच जाएंगे? 5,000। यानी 5,000 बच गए, और 5,000 ही डिके हो गए। ठीक है। लेकिन अगर हम देखें कि सेकेंड हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, प्रेजेंट कितनी है अब? 5,000। तो कितने बच जाएंगे? 2,500। और टोटल कितने जा चुके होंगे? 7,500। क्योंकि ये भी तो जा ही चुके हैं ना, मजीद 2,500 चले गए, तो टोटल कितने चले गए? 7,500। तो देखिए, जब 10,000 थे तो 5,000 डिके हुए, 5,000 है तो 2,500 डिके हुए हैं, 2,500 है तो ऑब्वियसली 1,200, या आपके पास 1,275 के राउंड अबाउट जो है वो डिके होंगे। तो ये आपके पास लॉ नंबर 1 है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने ही ज्यादा डिके भी होंगे। अब डिके के साथ साथ यहाँ पे एक नेगेटिव साइन इसलिए आ जाता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स कम हो रहे हैं, डिके रेट भी कम हो रहा है। लॉ नंबर 2 क्या है? सेकेंड रेडियोएक्टिव लॉ ये है कि नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलैप्स्ड टाइम। जितना वक्त गुजरेगा उतने ज्यादा एटम्स डिके होते रहेंगे। अब इन दोनों को अगर हम इकट्ठा कर लें, डेल्टा एन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एन डेल्टा टी। और यहां पर अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करें तो वो कांस्टेंट है लेमडा, जिसको हम डिके कांस्टेंट बोलते हैं, वो यहां पर अपीयर होगा। अब जरा देखना है मैं इक्वेशन को कैसे सेट कर। मुझे इस लेमडा की इक्वेशन बनानी है, तो मैं पहले डेल्टा एन को एन पे डिवाइड कर, इस एन को दूसरी तरफ डिवाइड कर दिया, और फिर इस टाइम को दूसरी तरफ डिवाइड कर रहा हूं। माइनस साइन थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर कर दें, क्योंकि डिके कांस्टेंट एक पॉजिटिव नंबर है। अब ये है डिके कांस्टेंट। अब इसको पढ़ना कैसे है?
इसको पढ़े फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स। शाबाश। क्या पढ़ना है? फ्रैक्शन ऑफ, फ्रैक्शन बन गई ना, फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स। फिर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दोबारा पढ़े, फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट हर एलिमेंट के लिए स्पेसिफिक होता है। इसका यूनिट पर सेकंड है, इसका यूनिट फ्रीक्वेंसी से भी मैच करता है, एंगुलर वेलोसिटी से भी मैच करता है। ठीक है, तो फिर पढ़ें डीके कांस्टेंट को कैसे डिफाइन किया जाता है। फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स, रीड अगेन, फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स with respect to time is known as decay constant. So अब हमारे पास मेन फॉर्मूला आ गया, डेल्टा एन इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा टी, एन लेमडा डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, यहां से अब मैं आपको थोड़ा दो रास्तों की तरफ लेकर जाऊंगा। पहला रास्ता क्या है, इस इक्वेशन के जरिए, इस इक्वेशन से दो रास्ते निकलेंगे और दोनों आपको बड़ी दो इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ लेकर जाएंगे। नंबर वन, डेल्टा एन इज इक्वल टू माइनस एन लेमडा डेल्टा टी में अगर आप ऐसा करें कि डेल्टा एन को डेल्टा टी पे डिवाइड कर दें तो पीछे बचेगा माइनस लेमडा एन। अगेन फॉर सिंप्लिसिटी आप माइनस साइन को इग्नोर कर दें, इससे इतना परेशान ना हो। माइनस साइन की ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें दूसरी साइड पे मिलेगी, अभी हम माइनस को इग्नोर भी कर सकते हैं। तो बच्चों ये तो नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है, इस टर्म को बोला जाता है एक्टिविटी, और इसे डिनोट करते हैं ए से, और ए जो है वो किसके बराबर है, लेमडा एन के। बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, एक्टिविटी ए इज इक्वल टू लेमडा एन। व्हाट इज लेमडा, डिके कांस्टेंट। व्हाट इज एन, नंबर ऑफ एटम्स। व्हाई इट इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कुछ ज्यादा मुश्किल से तो नहीं ना बना, आसानी से बन गया। डेल्टा एन बाय डेल्टा टी किया, इस डेल्टा एन बाय डेल्टा टी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी, और ये किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ लेमडा एन के। ये फॉर्मूला क्यों इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला से बेसिकली एमडी कैट में ये वाला एक क्वेश्चन आ चुका है कि कैलकुलेट, कैलकुलेट द एक्टिविटी, यही मैं बात कर रहा था ना, कैलकुलेट द एक्टिविटी ऑफ डिकेइंग एटम्स पर यूनिट टाइम। डिकेइंग एटम्स पर यूनिट टाइम मतलब डेल्टा एन बाय डेल्टा टी, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, एक्टिविटी। अब इसमें देखें क्या गिवन है, 6.1 इंटू 10⁻21 एटम्स हमारे पास, लेमडा एन है ना इसका फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ एटम्स उसने दे दिए, और उसके बाद हमें क्या प्रोवाइड कर दिया, ये फैक्टर जो कि लेमडा है। तो अगर आपको एक्टिविटी, क्योंकि हमारी एफएससी की बुक में ये फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, लेकिन एमकेट में ये फॉर्मूला आया हुआ है, इससे सवाल पूछा गया और ये मैंने पास्ट पेपर का क्वेश्चन उठा के यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बच्चों इसको अब सॉल्व आपने करना है, मैंने तरीकेकार बता दिया है। ठीक है, 6 8 ज़ा 48, तो 4.8 तो सभी में आ रहा है, लेकिन अब आप एक और मुश्किल में पड़ जाएंगे। ये साथ क्या लिखे हुए हैं, इसके यूनिट्स, ये कैसे यूनिट्स हैं और ये यूनिट्स कहाँ से हैं। तो मजे की बात ये है, सवाल आपको दोबारा मिल जाएगा, मैं ये फाइल आपको बच्चों सेंड करूंगा। तो मजे की बात ये है कि इसके यूनिट्स तो हमारी बुक में मौजूद हैं। अब आ जाते हैं जरा यूनिट्स की तरफ। ये जो चीज एक्टिविटी है, ठीक है, जिसको हमने ए इज इक्वल टू लेमडा एन पढ़ा है, अगर आप इसके साथ वर्ड रेडियो भी लगा दें तो कितना मजा आ जाएगा। बेसिकली यही चीज तो रेडियो एक्टिविटी है, और रेडियो एक्टिविटी के कुछ सर्टेन यूनिट्स होते हैं, और उन यूनिट्स को अब हम एक दफा गो थ्रू करेंगे अभी फौरन से ही। बहुत आसान सा तरीका है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो ये आ गए जी हमारे पास यूनिट्स। तो रेडियो एक्टिविटी के ये जो यूनिट्स हैं, ये आपकी बुक में बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन वाले टॉपिक में गिवन है। रेडियो एक्टिविटी का पहला यूनिट है बैकरल। बैकरल स्टैंड्स फॉर, वन बैकरल स्टैंड्स फॉर वन डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। डिसइंटीग्रेशन क्या बुलाया जी बच्चों, किसी न्यूक्लियस में से एक अल्फा निकल गया तो वन डिसइंटीग्रेशन, दो अल्फा निकल गए तो टू डिसइंटीग्रेशन, इवन बीटा भी निकल गया तो वो भी डिसइंटीग्रेशन ही कहलाएगा।
तो ये हो गया becquerel, एक यूनिट। एक यूनिट इसका रदरफोर्ड भी होता है। 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। और उससे भी एक बड़ा यूनिट होता है क्यूरी। 1 क्यूरी 3.7 इंटू 10 रेज टू पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो ये 3 यूनिट्स हैं। अब आप मेरे से अगर ये कहें कि सर मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये तीनों लेंथ के यूनिट्स हैं, पर आंसर किस में देना है, तो मैं आपसे क्या कहूंगा कि बच्चों मीटर में, क्योंकि वो बेस यूनिट है। लिहाजा रेडियो एक्टिविटी का आंसर आपको किस यूनिट में देना है, जो उसका बेस यूनिट होगा। और बैक्रेल को हम कंसीडर करते हैं द बेस यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है बच्चों, तो रेडियो एक्टिविटी है किसी भी न्यूक्लियस से रेडिएशन का एमिट होना। लेकिन अगर आप घूमते घूमते किसी रेडिएटिव माहौल की जद में आ जाएं, तो आप भी रेडिएशन एब्जॉर्ब करने लगेंगे। जब आप रेडिएशन एब्जॉर्ब करने लगेंगे तो फिर इस चीज को रेडिएशन एक्सपोयर का नाम दिया जाएगा। और जब इसको रेडिएशन एक्सपोयर का नाम दिया जाएगा, तो फिर वहां पे पहली टर्म आएगी अब्जॉर्ब डोज, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, एंड इट इज इक्वल टू द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय योर मास। बजाहिर तो इसका यूनिट बन रहा है जाउल पर केजी, ठीक है। लेकिन ये जाउल पर केजी जो है बच्चों, इसको पढ़ा जाता है ग्रे, यानी एब्जॉर्ब डोज का यूनिट क्या है, ग्रे। 1 ग्रे इज इक्वल टू 100 रेड। ये क्या बला है, ये वही बला है बच्चों जो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर नहीं होता, जैसे बड़ी लेंथ छोटी लेंथ, बड़ा यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब डोज और ये छोटा यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब डोज। लेकिन इसके साथ एक और यूनिट भी दिया हुआ है, इक्विवेलेंट डोज। अब इक्विवेलेंट डोज क्या है, मुझे ये बताएं कि अगर आप रेत वाला तूफान आया हुआ है, और रेत वाला तूफान आपके पूरे जिस्म पे भी पड़ रहा है, आंखों पे भी पड़ रहा है, आपको ज्यादा पेन कब फील होगी अगर रेत आपकी आंखों में चली गई। इसका मतलब है रेत आपकी पूरी बॉडी के लिए उतनी ज्यादा जो है वो डेंजरस या उतनी ज्यादा पेनफुल नहीं है जितनी आंखों के लिए है। इसीलिए हर रेडिएशन बॉडी के हर पार्ट के लिए इक्वली डैमेजिंग नहीं होती। लिहाजा हम एक और फैक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, इक्विवेलेंट डोज, विच इज दैट एब्जॉर्ब डोज multiply by a factor which is known as RBE factor, relative biological effectiveness। relative biological effectiveness वो फैक्टर है जो हमें ये बताता है कि कौन सा आइसोटोप किस बॉडी ऑर्गन के लिए ज्यादा डेंजरस है। जैसे थायराइड ग्लैंड्स के लिए आयोडीन, ब्लड के लिए सोडियम, लिवर के लिए कोबाल्ट। तो इन आइसोटोप्स को आप बुक में लिटरेचर पढ़ेंगे तो स्टडी कर लेंगे। तो बच्चों जो इक्विवेलेंट डोज है, इसका जो यूनिट होता है वो होता है सिवरेट। सिवरेट, और 1 सिवरेट इज इक्वल टू 100 रेम, बिल्कुल उसी तरह बड़ा छोटा यूनिट। अब फिर वही बात कि सर रेडिएशन एक्सपोजर का सवाल आ जाए तो जो आप किस यूनिट में देना है, तो दिस टाइम दिस वन इज द एस आई यूनिट ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर। ठीक है, तो एक है रेडियो एक्टिविटी, वो है डिसइंटीग्रेशन। रेडियो एक्टिविटी जब किसी न्यूक्लियस में से एमिट होती है तो बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है। जब बॉडी उसे एब्जॉर्ब करे तो उसे कहते हैं रेडिएशन एक्सपोजर। एक्टिविटी के भी 2 यूनिट्स दिए हुए हैं, 3 यूनिट, 2 यूनिट्स बुक में, एक मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया, और रेडिएशन एक्सपोजर के ये 2 यूनिट्स हैं। तो रेडिएशन एक्सपोजर वाला ये टॉपिक, बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन, आपने पूरा पढ़ना है। पूरा इसलिए पढ़ना है, ये टेबल है आरबी फैक्टर का, ये मैंने आपकी बुक से ही उठा के बनाया हुआ है, बुक में लेफ्ट साइड पे बना हुआ है। और हैजर्ड्स ऑफ रेडिएशन, ये उसी टॉपिक में आते हैं पॉइंट्स, इनको आपने पढ़ लेना है। इसमें आपने जो हैजर्ड्स ऑफ रेडिएशन है ना, उसमें जो लास्ट पैराग्राफ है उसको इस तरीके से पढ़ना है कि लो लेवल रेडिएशन और हाई लेवल रेडिएशन से कौन सी बीमारियां जो हैं वो पैदा होती हैं। मैंने यहाँ पे एम्प्टी स्पेस छोड़ी हुई है, नोट्स में मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा, बट इसको आपने खुद एक नज़र देखना है। तो बच्चों ये मैं दोबारा एक्टिविटी वाले पॉइंट पे वापस आता हूँ। तो रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, ये हमारे पास अब कवर अप हो गया है। डेल्टा एन बाय डेल्टा टी से हमने स्टार्ट लिया था, और इसको क्या पढ़ते हैं, एक्टिविटी, और ये किसके बराबर है, लेमडा एन के बराबर है। हाँ जी, कंफर्म कर दे जरा, जाग रही है वाम। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट सेकंड पैरामीटर जो था, जो हमने सेकंड पैरामीटर इसका पढ़ना है, वो
पहले मैंने डेल्टा एन को डेल्टा टी पे डिवाइड किया, उससे हम चले गए एक्टिविटी की तरफ। अब आ जाए, अब मैं डेल्टा एन को डिवाइड करने लगा हूं एन के साथ, डेल्टा एन बाय एन, पीछे बचेगा माइनस लेमडा डेल्टा टी। यहां तक पहुंचने के बाद बच्चों फिर यहां पर थोड़ा सा टफ मैथ इन्वॉल्व होता है, इंटीग्रेशंस इन्वॉल्व होती हैं, जिसके बाद ये इक्वेशन एक और मदर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। एन नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स इज इक्वल टू एन नॉट ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स इनटू ई एक्सपोनेंट, और ये जो लेमडा टी था ना, ये इस एक्सपोनेंट की पावर में चला गया। अब आप सब बच्चे अगर आपके पास रजिस्टर्स वगैरह हैं तो सबसे पहले n इज इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी, इसको जरा लिख के एक दफा प्रैक्टिस कर लें। ये हाफ लाइफ के हर डायरेक्शन में जाने वाली इक्वेशन है। n इज इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी। शाबाश, एक दो दफा प्रैक्टिस कर लें। n इज इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी। तो हमने दो लॉज तो पढ़ लिए थे। पहला लॉ क्या था? डेल्टा एन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एन। दूसरा लॉ क्या था? डेल्टा एन इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। अब आते हैं थर्ड लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, नो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैन डिके कंप्लीटली। उसका जवाब हमें यहां से मिलेगा। कैसे मिलेगा भाई? हम चाहते हैं कि हमारे नंबर ऑफ एटम्स खत्म होकर जीरो हो जाए। तो वो जीरो कब होंगे, उसके लिए कितना टाइम गुजरेगा? तो बच्चों, जब तक हम इस एक्सपोनेंट में टी को इन्फिनिटी पुट नहीं ना करेंगे, तब तक इस एन का आंसर ना जीरो नहीं आएगा। तो अगर आप ई पावर माइनस लेमडा में टी की जगह क्या पुट कर दें? इन्फिनिटी, तो ई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और ई पावर इन्फिनिटी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जिसके बाद एन का आंसर क्या आएगा? जीरो। तो इनफाइनाइट टाइम तो भाई अनडिफाइंड टाइम है, कोई टाइम ही नहीं है हमारे लिए। इसलिए आप थर्ड लॉ को इस मैथमेटिकल टूल के जरिए ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं कि क्यों कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट मुकम्मल डिके नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? तो तीन लॉज हैं, डेल्टा एन प्रोपोर्शनल टू एन, डेल्टा एन प्रोपोर्शनल टू टी, और थर्ड लॉ है कि कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट कभी 100% डिके नहीं हो सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई कैपेसिटर कभी 100% चार्ज नहीं होता, हमेशा मैक्सिमम चार्ज होता है, क्योंकि कैपेसिटर की चार्जिंग और हाफ लाइफ की जो डेरिवेशन है वो ऑलमोस्ट मिलती जुलती हैं। अब आते हैं हाफ लाइफ के कॉन्सेप्ट पे बच्चों। मैं थोड़ा सा सिर्फ इसमें आपको हिंट दूंगा कि हम हाफ लाइफ का फॉर्मूला एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला ऐसे एक्सट्रैक्ट करते हैं कि हम कहते हैं कि हम उस टाइम को हाफ लाइफ टाइम का नाम दे देंगे जिस टाइम के बाद हमारे एटम्स की तादाद एन नॉट डिवाइडेड बाय टू हो जाए। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करें अगर, तो n की जगह पुट करेंगे एन नॉट बाय टू इज इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लेमडा, और t की जगह t हाफ पुट कर देंगे। एन नॉट से एन नॉट हो जाएगा कैंसिल, 1/2 इज इक्वल टू ई पावर माइनस लेमडा t1/2। ठीक है बच्चों, दोनों तरफ हम एंटी लॉग अप्लाई करेंगे, नेचुरल लॉग अप्लाई करते हैं, लॉग 1/2 लॉग ई माइनस लेमडा t1/2। तो लॉग में आपको पता ना कि पावर को हम साथ ला के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो लॉग ऑफ 1 माइनस लॉग ऑफ 2, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, आपने मैट्रिक में पढ़ी हुई है, और माइनस लेमडा t1/2 इंटू लॉग ई। अब देखें, तो ये जो log 1 होता है ये होता है जीरो, log 2 होता है 0.693 माइनस लेमडा टी हाफ लाइफ, और log ई जो होता है ये बराबर होता है 1 के। ठीक है, अब ये जीरो ऑब्वियसली खत्म हो गया, माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो आपकी बुक में जो फॉर्मूला लिखा हो ना, लेमडा टी का जो प्रोडक्ट है वो 0.693 लेमडा 0.693 के बराबर होता है। और फिर आपको वो फेमस फॉर्मूला याद आ जाएगा कि टी हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 बाय लेमडा, जिसको आप नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय लेमडा भी लिख सकते हैं, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ 2 की वैल्यू ही क्या निकली थी? 0.693। तो ये वो फेमस फॉर्मूला है बच्चों जो आपकी बुक में भी गिवन है, और जिसमें आपको क्या चीज़ चाहिए, जस्ट आपको डिके कांस्टेंट पता हो तो आप एलिमेंट की हाफ लाइफ फाइंड कर सकते हैं।
जी बच्चों, डेरिवेशन मजे की लगी, आसान थी, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से ये फैक्टर जो है वो डिराइव होता है। तो हमें एमकेट में इस डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए कि ये कितनी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि हम इसे कितनी तरह की जो लाइफ्स ऑफ एलिमेंट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपकी बुक में बच्चों हाफ लाइफ का एक पैराग्राफ है, इस फॉर्मूला से ऊपर ये पैराग्राफ है। इसमें क्या है, इसमें कुछ हाफ लाइफ्स गिवन है। हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम, ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ रेडियम, हाफ लाइफ ऑफ यहाँ पे ये रेडॉन गैस और यूरेनियम-239। ये सारी हाफ लाइफ्स आपने ज़बानी याद करनी है, क्योंकि हाफ लाइफ से मुतल्लिक भी क्वेश्चन जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन एमकेट में आए हुए हैं। इसी तरह आपकी बुक में ये टेबल नंबर 21.4 आपने तलाश करना है। इसमें भी सोडियम, आयरन, टेक्नेटियम, आयोडीन, ठीक है, और ये जो आयरन है, बल्कि सोडियम जो है, इसका इसकी हाफ लाइफ का क्वेश्चन जो है वो एम कैट में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। तो ये तो हमारे पास हो गए हाफ लाइफ के वो कॉन्सेप्ट्स जो हमने सिंपली समझने थे और अंडरस्टैंड करने थे। यहाँ तक मुझे बता दें बच्चों, फॉर्मूला तक क्लियर हो गया सब। अब हम आते हैं उस कॉन्सेप्ट की तरफ बच्चों जहां से सारे के सारे प्रॉब्लम्स आपके हल होने, और वो कैसे होने। सबसे पहले एक छोटी सी गेम खेलते हैं। ये मेरे पास एक नंबर है 1, ठीक है, मुझे बताया मैं 1/2 में ऐसा क्या ऐड करूं कि दोबारा 1 बन जाए। ऑब्वियसली 1/2 विल बी इक्वल टू 1। अच्छा, मुझे बताया मैं 1/4 में क्या ऐड करूं कि मेरा जवाब 1 आए। इजंट इट 3/4? दैट्स गुड, शाबाश। मुझे बताया मैं 1/8 में क्या ऐड करूं कि जवाब 1 हो जाए। दैट्स गुड, 7/8। 1/16 में क्या ऐड किया जाए, 15/16, ताकि जवाब क्या हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है, तो बच्चों अगर आप ये कैलकुलेशन समझ गए ना, तो अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पॉइंट है ना वो सबसे आसानी से समझ आ जाएगा। होता यह है कि हमारे पास जो रेडियो एक्टिव सैंपल होता है उसकी ओरिजिनल अमाउंट को हम नाम देते हैं N0 का, ठीक है। और होगा क्या कि ये रेडियो एक्टिव सैंपल हमारे पास दो तरह से कैलकुलेट होगा। एक जो हमारे पास रह गया है, और एक जो हमसे चला गया है, रूठ के चला गया है, डिके हो गया है, ठीक है। तो बच्चों अब आगे इसको जरा सेटअप करते हैं चीज को। सो वॉच इट। या हम हेडिंग देते हैं टाइम। तो देखिए, कोई टाइम नहीं गुजरा, अभी कोई टाइम नहीं गुजरा, तो हमारे पास सारे का सारा केक बचा हुआ है, किसी ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, यानी कोई डिके नहीं हुआ। तो मुझे ये बताएं, दोनों को ऐड अप करें तो आंसर क्या आएगा, N0 यानी ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स। अब आ जाते हैं कि बच्चों एक हाफ लाइफ, 1/2 लाइफ गुजर गई, तो हमारे पास क्या बच गया, N0/2। तो फिर चला कितना गया, वो भी N0/2। जरा इस फैक्टर पे ध्यान दें, सच दैट दोनों को एडअप करें तो बनेगा ओरिजिनल नंबर ऑफ या ओरिजिनल अमाउंट ऑफ सैंपल। ये था एक हाफ लाइफ के बाद। अच्छा, मैं परसेंटेज में भी साथ साथ आपको क्लियर करता जाऊं ताकि हम ज्यादा खलारा ना डालें चीज का। हमारे पास रिमेनिंग सारे का सारा, इसका मतलब है कितने परसेंट है हमारे पास, 100%। और डिके कितना हुआ, 0%। ठीक है, अब आ जाए फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद हमारे पास कितना बच गया, 50%, और चला भी कितना गया, 50%। अब थोड़ी सी पिक्चर बदल जाएगी। दो हाफ लाइफ्स के बाद हमारे पास कितना सैंपल बच जाएगा बच्चों, N0/4, हाफ का भी हाफ, यानी कितना बच गया, 25%। और कितना सैंपल डिके हो चुका है, 3N0/4, यानी कितना डिके हो गया, 75%। सच दैट दोनों को ऐड करने से बनेगा N0 ही।
ये कैलकुलेशन मुझे सब बच्चे लाजमी बता दें कि समझ आ गई है, पल्ले पड़ गई है, क्या पढ़ रहे हैं। आपको रेडियो एक्टिविटी का कोई सवाल आएगा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वर्ड्स देखने हैं कि रिमेनिंग सैंपल पूछा है या डिकेड सैंपल पूछा है। ठीक है, तो देखें, अब एक और हाफ लाइफ बस लिखते हैं, उसके बाद फॉर्मूला को जनरलाइज कर लेंगे, 3 हाफ लाइफ्स। तो उसके बाद हमारे पास जो बच जाएगा, हमारे पास जो रह जाएगा वो n0/8, यानी कितने परसेंट, 12.25%। और चला कितना जाएगा, 7n0/8, यानी कितने परसेंट, 87.75%। तो फिर जमा करेंगे तो जवाब n0 ही बनेगा। ठीक है, तो अब बात को ज्यादा तूल नहीं देते। यहां पर जो नंबर्स आ रहे हैं 1, 2, 3, ये बेसिकली हमारे पास है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। सो अगर हमें नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स फाइंड करनी है तो हम गिवन टाइम को हाफ लाइफ टाइम पे करेंगे डिवाइड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, समझ थोड़ी देर बाद मजीद अच्छा है। कितना सैंपल हमारे पास बच जाएगा, इसको हम डिनोट कर लेते हैं n से, n0 डिवाइडेड बाय, ये जो 8 है इसका 3 से क्या ताल्लुक है बच्चों, 2 रेज टू पावर 3 8 होता है। 4 का 2 से क्या ताल्लुक है, n0 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 2 4 होता है, n0 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 1। तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद कितना सैंपल बच गया, 2 रेज टू पावर 1। दो हाफ लाइफ के बाद कितना बच गया, 2 रेज टू पावर 2। तीन के बाद कितना बच गया, 2 रेज टू पावर 3। चार हाफ लाइफ के बाद आपके पास कितना सैंपल बचेगा, 2 रेज टू पावर 4। पांच के बाद कितना बचेगा, 2 रेज टू पावर 5। छः के बाद कितना बचेगा। तो ये मैं अभी उसका फॉर्मूला लिख रहा हूं कि कितना सैंपल बच जाएगा। इसको हम जनरली लिख सकते हैं, n = n0 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर n। जरा कंफर्म कर दें, कैलकुलेशन समझ आई सब बच्चों को। तो मैं अब आपको एक और आसान सा हल बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे वो कहता है कि 400 ग्राम सैंपल पड़ा हुआ, तो बताएं 3 हाफ लाइव्स के बाद कितना डिके हो जाएगा। भाई मैंने डिके का तो फॉर्मूला अभी बनाया ही नहीं, तो बात ध्यान से सुननी। मैं पहले आऊंगा अनडिके पर। पहली हाफ लाइफ के बाद मेरे पास कितना बच जाएगा, 200। दूसरी हाफ लाइफ के बाद मेरे पास कितना बच जाएगा, 100। तीसरी हाफ लाइफ के बाद मेरे पास कितना बच जाएगा, 50 ग्राम। तो 50 ग्राम तो मेरे पास है, मुझसे पूछा क्या है, डिके। तो वेरी सिंपली मैं 400 में से अनडिकेट को माइनस करके डिकेट सैंपल के बारे में बता सकता हूँ। ठीक है ना। तो अब इस बात पे जरा ध्यान देना है कि आपने जरा ये 2 की पावर्स को रट्टा लगा ले। 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 पावर 4 16, 2 पावर 5 32, 2 पावर 6 64, 2 पावर 7 128। ठीक है, तो अगर वो आपसे कहे कि 3 हाफ लाइफ गुजरी हैं तो कितना सैंपल बचेगा, 1/8। 4 हाफ लाइफ गुजरी हैं, कितना सैंपल बचेगा, 1/16। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, मैं अगर आपसे ये कहता हूं कि भाई एक सैंपल है उसकी हाफ लाइफ है 10 दिन और उसको पड़े हुए 40 दिन गुजर गए हैं, तो उसकी नंबर ऑफ हाफ लाइफ बच्चों कैसे निकालेंगे। लिखा ना ऊपर मैंने फॉर्मूला, T/T 1/2, यानी 40 दिन तकसीम 10 दिन, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी हो गई, 4। अब 4 हाफ लाइफ के बाद कितना सैंपल बचेगा, n = n0 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 4, यानी 1/16 फ्रैक्शन जो है वो आपके पास बच जाएगी। इज दैट ओके। टाइम इज रनिंग शॉर्ट। ठीक है, मैं एक आध क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देता हूँ ताकि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। चले, ये वाला सवाल, एंड आपकी उम्मीदों के मुताबिक यू हैव जस्ट 30 सेकेंड्स टू डू इट।
हाँ जी बच्चों, ऑल एग्री? तो मीटिंग टाइम खत्म हो रहा है, आज के लिए लेक्चर को यहाँ पे हम जरा खत्म भी करेंगे, कल यहीं से आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। चलें, दैट्स गुड, डेल्टा इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, कल इंशाल्लाह मिलते हैं, यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे इसको।